हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया है जो आपके काम आएगा। आपको इसे याद करने में हेल्पफुल होगा ये। अगर किसी को याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर ये किसी को याद नहीं हो रहा है तो मैं एक छोटा सा निमोनिक्स है, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी दिख भी नहीं रही है, तो एक आप चाहें तो इसे इमेजिन करके भी समझ सकते हैं कि एक गाँव है, वहाँ पे एडी नाम का एक लड़का था। वो सबको बताता रहता था कि ये जो पापी झड़ना है यानी कि डक्टल पैपिलोमा, उसके थ्रू एक कैनाल जाता है, कैनालिकुली एडिनोमा था। ठीक है, तो उसमें क्या किया, ये एडी नाम का लड़का अपने आप को चेंज कर लिया, पिलोमॉर्फिक एडिनोमा बन गया। यानी कि वो उसको पहले क्या था, सिबेशियस एडिनोमा था, यानी कि बहुत सारे पिंपल्स थे। इससे बस याद करने के तौर पे, ठीक है, मैं बता रही हूँ। और लिम्फ एडिनोमा था, भी लिम्फ में भी उसके ट्यूमर थे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, तो उसी तरह एक वॉर्टन नाम का आदमी उस कैनाल में नहाने गया, यानी कि उस पानी के झरने में नहाने गया। उसे क्या था, उसके मसल्स के बेस में सिस्ट था जो कि ऑन्कोजेनिक था। तो इसको ऐसे याद कर दें, मायोएपिथेलियल यानी कि मायोएपिथेलियोमा हो जाएगा, बेसल सेल एडिनोमा हो जाएगा, सिस्ट एडिनोमा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये वाला ऑन्कोसाइटोमा। तो ठीक है, आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म से समझ में आता है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। ठीक है, यानी इसे मिक्स ट्यूमर भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली बेनाइन न्यूप्लाज्म है, जिसमें कि सेल की एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट टू एपिथेलियल सेल्स एंड मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो या तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू एपिथेलियल सेल्स एंड मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स में क्या क्या आ जाता है, कॉन्ड्रॉइड, मिक्सॉइड एंड ओशियस सेल्स, ये सारे सेल्स आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की हिस्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इसकी मैक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में। क्या होगा, एक वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा और कैप्सुलेटेड होगा। ठीक है, इरेगुलर मास का बना हुआ होगा, इरेगुलर मास होगा ये, और वेल डिफाइंड बॉर्डर होगी इसकी, और कैप्सूल से ये सराउंडेड होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर इसे हम लोग ऐसे जनरली ये रबरी और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का होगा, और अगर हम इस सिस्ट को ऐसे कट कर देंगे तो कैसा दिखेगा, फ्लैशी दिखेगा, यानी कि मीट की तरह दिखेगा, म्यूकोइड होगा और शाइनी दिखेगा एंड वाइट इन कलर दिखेगा। इसमें कुछ एरिया ऑफ हेमरेजेस भी दिखेंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे मैक्रोस्कोपिक फीचर्स। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा, आप डायग्राम देखें, इसमें क्या दिखेगा, पहले हम लोग दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल कंपोनेंट और मेसेनकाइमल कंपोनेंट। एपिथेलियल कंपोनेंट कैसा होगा, इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेटिंग डक्टल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स दिखेंगे। तो मायोएपिथेलियल सेल्स जैसे कि किस में पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में, आप लोगों को पता ही होगा। और इसका डायग्राम आप देख ही सकते हैं कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है मायोएपिथेलियल सेल्स, और उसके अंदर ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है मायोएपिथेलियल सेल्स का, कि ये सैलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ये प्रमोट करता है। ठीक है, डक्ट में एक स्मॉल सिस्ट, वो डक्ट देख सकते हैं आप, स्मॉल सिस्ट में क्या होगा, डक्ट के स्मॉल सिस्ट में क्या होगा, इओसिनोफिलिक कोएगुलम। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इओसिनोफिलिक कोएगुलम होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। न्यूक्लियाई क्या हो जाएगी इसकी, इसेंट्रिक हो जाएगी, सेंटर से दूर होगी। ठीक है, इसेंट्रिक न्यूक्लियाई दिखेगी मायोएपिथेलियल सेल्स में, और इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म दिखेगा इसमें, पिंक कलर का देख सकते हैं, जो कि रिजेंबल करेगा प्लाज्मा सेल की तरह। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मेसेनकाइमल कंपोनेंट के बारे में। मेसेनकाइमल कंपोनेंट कैसा दिखेगा, मायोएपिथेलियल सेल्स के अराउंड क्या होगा, एक्सटेंसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकोइड मटेरियल। ठीक है, और इसमें क्या दिखेगा, डीजनरेशन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स गिव्स कार्टिलेजिनस अपीयरेंस। ठीक है, जैसे ही मायोएपिथेलियल सेल्स डीजनरेट करने लग जाएगी, वो कार्टिलेजिनस अपीयरेंस देने लग जाएगी। ठीक है, फोकाई ऑफ हाइलेनाइजेशन, बोन,
फैट कैन बी नोटिस्ड, इस तरह का फोकाई देखने को मिलेगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स प्लीमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में। पैरोटिड में ये लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब में होगा, सुपरफिशियल लोब के लोअर पोल में देखने को मिलेगा पैरोटिड में। ठीक है, और सबलिंगुअल में तो ये रेयर होगा, और 8% ये इन्वॉल्व करता है माइनर सैलिवरी ग्लैंड को, और पैलेट को, ये मोस्टली पैलेट को कॉमन साइट है इसका। ठीक है, 60 to 65% इन्वॉल्व करता है, ये कॉमन साइट है पैलेट में। फीमेल्स मोर इन्वॉल्व होती है फ्रिक्वेंटली, फीमेल्स मोर अफेक्टेड होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, एंड जनरली ये 43 ईयर्स ऑफ एज में एवरेज एज है इसकी इमरजेंस की। ठीक है, 40 ईयर्स ऑफ एज में ये होता है, मगर ये आजकल यंग में भी देखने को मिलता है और चिल्ड्रन में भी कुछ बिहेवियर्स इसके देखने को मिलते हैं, और कुछ एडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, मगर इसकी एवरेज है एज है 43 ईयर्स ऑफ एज। पेशेंट अपनी हिस्ट्री बोलेगा, तो पेशेंट से अगर हम लोग पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री बोलेगा क्या कि एक पेन नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट को पेनलेस फील होगा, और एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, पेनलेस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो स्लोली साइज में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो स्लोली साइज में इंक्रीज करने लग जाता है, और ये क्या होता है, पेनलेस होता है इस ट्यूमर में या फिर इसमें एडिनोमा में। ठीक है, प्लीमॉर्फिक एडिनोमा में कोई पेन नहीं हो इस ट्यूमर में। ये एक लीजन है जो कोई फिक्सेशन नहीं शो करेगा, ये जो क्या होगा, इसमें फिक्सेशन नहीं होगा, ये एक जगह फिक्स होके नहीं रहेगा, कोई फिक्सेशन ये शो नहीं करता है। ये या तो डीपर टिश्यू में होगा या फिर ओवरलाइंग स्किन में होगा, या तो डीप स्किन में होगा या फिर ओवरलाइंग स्किन में। और पता ही है ये इरेगुलर नोड्यूलर लीजन होता है, और अगर इसे हम लोग सुपरफिशियली टच करते हैं तो पल्पिटेशन फील होगा। ठीक है, पल्पिटेशन फील होगा। ठीक है, अगर इसे हम लोग टच करते हैं तो हाथ से, तो ये पल्पिटेटेड सुपरफिशियली, और ये फर्म कंसिस्टेंसी का होगा। कभी कभी ये स्किन को भी अल्सरेट कर देता है, स्किन में भी अल्सर हो जाती है, इवन लार्ज साइज तक ये पहुंच जाता है, स्किन में लार्ज साइज हो जाती है स्किन। इसका कॉमन सिम्टम नहीं होता है, अगर इसकी साइज सपोज इंक्रीज करने लग जाती है तो क्या होगा, इसकी साइज़ इंक्रीज करने लग गई तो क्या वो उसके अगल बगल वाले एरिया में, ठीक है, लोकल एरिया में डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। लोकल एरिया में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। और मोस्ट कॉमनली अगर ये इसकी साइज़ बढ़ जाती है तो फिर फेशियल नर्व्स भी होते हैं इस एरिया में, मोस्टली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर फेशियल नर्व अफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये इस बात की केयर रखनी होगी। उसके बाद अगर इंट्राओरली भी ये कभी कभी हो जाता है, और अगर इसका साइज इंक्रीज हो जाए जिसके कारण पेशेंट को मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर ये पैलेट में हो जाता है, जनरली ये क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, मगर इन केस ये पैलेट में हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइंग बोन में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइंग बोन में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, मगर ये इन्वेसिव नहीं होगा, ये घातक नहीं होगा। रिकरेंस लीजन में क्या हो जाएगा, लीजन में ये मल्टीपल नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करने लग जाएगा, और ये लेस मोबाइल होगा देन ओरिजिनल वन से। ठीक है, ये ओरिजिनल वन तो फिक्स नहीं होता था ना, मगर ये क्या होगा कि उसके कंपैरिजन में ये लेस मूवेबल होगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी क्लिनिकल फीचर्स। तो अब हम लोग देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्जिकल एक्सिजन करेंगे। ये ट्यूमर रेडियो रेसिस्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि ये रेडियो रेसिस्टेंट है। ये अगर मैलिग्नेंट हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं
कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कार्सिनोमा की एक्स हो गई। तो इससे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जनरली सुपरफिशियल लोब में दिखता है पैरोटिड ग्लैंड के। ठीक है, सपोज कि ये पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के ये सुपरफिशियल लोब में, सपोज ये सुपरफिशियल लोब में ये हुआ, तो सुपरफिशियल लोब में हो जाएगा तो इसको क्या कराएंगे, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी करवाएंगे। ठीक है, यानी कि मगर इसमें हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फेशियल नर्व का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें पेरियोडेक्टोमी करने से पहले सुपरफिशियली। और इन केस अगर ये डीप लोब में चला गया, डीपली सपोज ये अंदर चला गया, इस तरफ डीप हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमें इसे टोटली पेरियोडेक्टोमी करना पड़ेगा। पैरोटिडेक्टोमी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है पैरोटिडेक्टोमी, ओके। मगर इसमें भी फेशियल नर्व को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और अगर सबमैंडिबुलर ग्लैंड में ऐसा हो जाता है तो क्या वो ट्यूमर के साथ साथ ग्लैंड को भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और इनकेस अदर साइड पे होगा तो क्या होगा, इन्यूक्लिएशन, लीजन की इन्यूक्लिएशन कर लेंगे और इंसिशन के थ्रू इजीली अदर साइड पे हुआ तो। मगर ये सारा साइट जो है बहुत ही क्रूशियल साइट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फेशियल नर्व को प्रिजर्व करके कोई भी इंसिजन लगाना होता है। ठीक है, अगर हार्ड पैलेट पे हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सीजन करेंगे पेरियोस्टियम के नीचे, क्या करेंगे, एक्साइज करेंगे लीजन को। ठीक है, और ये ख़त्म हो चुका है ट्रीटमेंट ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।